हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। गाइज जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम थे उनके रिटर्न एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गाइज इसी को यहाँ पर हमने देखते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्विड क्वेश्चन लाए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। गाइज कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइज यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन। यानी कि जो ग्रीक रेवोल्यूशन थी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, आज़ादी के लिए, वो कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ग्रीक रेवोल्यूशन जो आज़ादी के लिए स्टार्ट कब हुई थी, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा बताया है कि 1819 एडी में स्टार्ट हुई थी, 1821 एडी में स्टार्ट हुई थी, 1823 एडी में स्टार्ट हुई थी, या फिर 1825 एडी में स्टार्ट हुई थी। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1821 एडी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बी जो आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो ग्रीक रेवोल्यूशन थी इंडिपेंडेंस के लिए वो 1821 में स्टार्ट हुई थी, बिगन हुई थी। इसके अलावा गाइज इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो है यहाँ पर, हु वाज फ्रेडरिक सोर्यू। ठीक है, हु वाज फ्रीडेरिक सोर्यू। ठीक है, तो फ्रीडेरिक सोर्यू कौन था। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो फ्रेंच जर्नल था, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रेंच फिलासफर था। तो जो यहाँ पर गाइज फ्रीडेरिक सोर्यू जो था वो गाइज जो था वो फ्रेंच आर्टिस्ट था। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, वो जो है फ्रीडेरिक सोर्यू जो था वो फ्रेंच आर्टिस्ट था। ठीक है, सी आंसर रहेगा करेक्ट। गाइज इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन। किसने जो एक पॉलिसी लाई गई थी जर्मन में, जो कि यहाँ पर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी नाम था उसका, वो किसने लाई थी जर्मन यूनिफिकेशन के वक्त। ठीक है, गिरिवाल्डी ने लाई थी, नेपोलियन ने लाई थी, वेक्टर एमिन्यू सेकंड ने लाई थी, या फिर बिस्मार्क ने लाई थी जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी। ठीक है, तो गाइज जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी वो बिस्मार्क ने लाई थी। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर पूछा गया है, बीच ऑफ दिस वाज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इटालियन यूनिफिकेशन के बीच में एक कारण क्या था, मतलब उनका, ठीक है, उनके बीच में एक रुकावट क्या थी इटालियन यूनिफिकेशन के वक्त। ठीक है, कोई एक कारण बताओ। ठीक है, मतलब जो इटालियन यूनिफिकेशन हो रहा था तो उस वक्त जो है कोई एक कारण था जिससे प्रॉब्लम हो रही थी यूनिफिकेशन में। ठीक है, ये इन्होंने बताया स्मॉल स्टेट्स रूल ऑफ फॉरेन कंट्री की वजह से, यानी कि छोटी स्टेट्स थी जहाँ फिर फॉरेन कंट्रीज़ के रूल्स थे वहाँ पर इसके लिए, या फिर पोप की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो गाइज यहाँ पर स्मॉल स्टेट्स भी थी, फॉरेन के भी रूल्स थे वहाँ पर, पोप भी थी, और यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर रहेगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। जो यूनाइटेड इटली जो है यहाँ पर कौन बना था 1860 में 61 में यूनाइटेड इटली का किंग। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया काउंट कैमिलो डी कैवोर, बिस्मार्क, ग्रीवाल्डी, बिस्मार्क एमिन्यू सेकिन। तो गाइज यहाँ पर जो किंग था वो यूनाइटेड इटली में 1861 में विक्टर एमिन्यू में बना था। ठीक है, विक्टर एमिन्यू सेकंड। ठीक है, when did Frederick Soru prepare a series for 4 visit visualizing his dream of a world made of democratic and social republics। कब जो फ्रीडेरिक सोर्यू था उसने कब तैयार किया एक सीरीज 4 प्रिंट का विजुलाइज करने के लिए, यहाँ पर जो ड्रीम था वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक का और सोशल रिपब्लिक का, आज़ादी का। ठीक है, मतलब जो सोशल रिपब्लिक के लिए यहाँ पर जो मतलब एक सपना था, ड्रीम था, वो जो फ्रीडेरिक सोर्यू ने कब तैयार किया था। 1848 में तैयार किया था, 1852 में तैयार किया था, 1856 में तैयार किया था, या फिर 1860 में तैयार किया था। तो वो यहाँ पर जो फ्रीडेरिक सोर्यू ने यहाँ पर 1848 एडी में ये यहाँ पर सीरीज़ तैयार की थी 4 प्रिंट्स की। ठीक है, तो दिखाने के लिए कि जो ड्रीम था उसका एक डेमोक्रेटिक का और साथ में यहाँ पर सोशल रिपब्लिक का, वो तैयार हुआ था 1848 में। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका 1848 ए आंसर रहेगा करेक्ट। व्हेन डिड द हिजनबर्ग रूलर्स ग्रांट मोर एनाटॉमी टू हिजनबर्गियंस। जो हिजनबर्ग रूलर्स थे कब उनको ज़्यादा एनाटॉमी एटोनॉमी जो मिली हंगेरियंस की तरफ से। ठीक है,
तो 1865 में मिली थी, या फिर 1863 में, 1867 में, या फिर 1869। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा 1869 एडी में। ठीक है। वेयर वॉज कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ रशिया प्रोक्लेम्ड एज द न्यू जर्मन एम्पायर। ठीक है, जो कैसर विलियम फर्स्ट था प्रशियन का, ठीक है, वो उसने कब प्रोक्लेम किया कि वो न्यू जर्मन एम्पायर बनेगा? पैलेस ऑफ बर्सिलियस, पैलेस ऑफ बर्लिन, पैलेस ऑफ ब्रुसेल्स, पैलेस ऑफ प्रशिया। ठीक है, जो पैलेस ऑफ ब्रुसेलिस जो थी यहाँ पर, जो पैलेस था ब्रुसेलिस का, तब उन्होंने यहाँ पर प्रोक्लेम किया था कि वो ये एक न्यू जर्मन का न्यू एम्पायर बनेगा। When did the Sardinia Piedmont Sussex in defeating the Australian forces? कब जो सार्डाइनिया पाइडमोंट सुसेक्स हुआ था ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को डिफीट करने में, हराने में? सार्डाइनिया पाइडमोंट कब सुसेक्स हुआ था? 1857 में, 1861 में, 1859 में, या फिर 1863 में? तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा 1859, जो सी करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच सेंचुरी डिड नेशनलिज्म एमर्ज इन यूरोप? गाइज यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो नेशनलिज्म था वो यूरोप में कब आया था? तो 16 सेंचुरी में आया था, 20 सेंचुरी में आया था, या फिर 19 सेंचुरी में आया था, या 17 सेंचुरी में? तो गाइज जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप में यहाँ पर नेशनलिज्म 19 सेंचुरी में आया था। ठीक है। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि जितनी भी कंट्रीज है यूरोप में, वहाँ पर जो है नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में आया था। तो इसके बाद गाइज इन्होंने पूछा है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन फ्रांस? जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1788 में, 1789 में, 1790 में, या फिर 1791 एडी में? तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा 1789 एडी में यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। ठीक है, जिसको नाम दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। हु किल्ड द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? मतलब यहाँ पर जो किसने, जो फ्रांस का राजा था, उसको किसने किल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त? ठीक है, जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुई थी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है आपने पढ़ लिया कि 1789 में हुई थी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर जो राजा थे फ्रांस के, वो किल किए गए थे, यानी कि जो मारे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर 1789 में, तो यहाँ पर हमने पहले रीड कर लिया कि उसको 1789 में यहाँ पर फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। अब यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक राजा जो है वो किल हो गए थे। ठीक है, तो किसने किल किया था उनको? ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैरी एंटोनी, लुइस XBI, कजार निकोलस एवार्ड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर लुइस XBI ने यहाँ पर किल किया था फ्रांस के राजा को फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त। Who was defeated by the combined forces of Britain, Russia, Prussia and Australia in 1815 at Waterloo? मतलब किसकी वजह से जो है कंबाइंड फोर्सेस, मतलब जो कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने डिफीट कर दिया, जो कंबाइंड फोर्सेस थी ब्रिटेन की, रशिया की, प्रशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, 1815 में वाटरलू में? ठीक है, मतलब किसने किल किया था? तो लुइस XBI ने किया था, अवार्ड सेकंड ने किया था, सीजर निकोलस ने किया था, नेपोलियन ने किया था। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहता है नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने 1815 में इन सभी की फोर्सेस को यहाँ पर डिफीट किया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ बेनिया टेक प्लेस? जो बेनिया की ट्रीटी कब हुई थी? ठीक है, 1815 एडी में, 1816 एडी में, 1817 एडी में, या फिर 1818 एडी में? तो गाइज करेक्ट आंसर आने वाला है आपका 1815 एडी में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेनिया जो है वो हुई थी यहाँ पर 1815 एडी में। हु अमंग दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेलियन यूनिफिकेशन? यानी कि जो अटेलियन यूनिफिकेशन हुई थी, जब कौन रिस्पॉन्सिबल था इन सब के लिए? अटेलियन यूनिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मजीनी थे, या फिर कैवोर थे, गारी वेल्डी थे, या फिर सभी थे? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कि आप ये सभी जो थे इटालियन यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीच क्रॉप इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर कौन से क्रॉप के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन करता, मतलब इंडिया की कौन सी, यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्रॉप्स के यहाँ पर नाम दिखाए गए। इन सब क्रॉप में से इंडिया जो है कौन सा सेकंड नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में? ठीक है, मतलब इसकी कौन सी, कॉफ़ी की प्रोडक्शन में यहाँ पर इंडिया नंबर 1 पे, सेकंड पे आता है, टी के लिए आता है, या राइस के लिए आता है, या कॉटन के लिए आता है?
तो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है राइस, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी कंट्री में राइस प्रोडक्शन होती है, जो चावल की प्रोडक्शन होती है, वो सेकंड नंबर पे होती है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में यहाँ पर हमारा रैंकिंग जो है सेकंड है राइस की प्रोडक्शन में। इन विच सीजन खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो खरीफ क्रॉप्स होती है, ठीक है, वो कौन से सीजन में, कौन से यहाँ पर सीजन में ग्रोन की जाती है, ग्रो की जाती है, ठीक है, उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, समर सीजन में, स्प्रिंग में, ऑटमन में, या फिर ठीक है, यहाँ पर इन्होंने चार बताया कि विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटमन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो समर सीजन में यहाँ पर जो भी क्रॉप्स उगाते हैं हम, वो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो समर में हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है बीच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन सी स्टेट है यहाँ पर जो है इंडिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है राइस की प्रोडक्शन होती है। पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, या फिर राजस्थान में होता है। ये तो हमने गाइज रीड कर लिया कि जो राइस की प्रोडक्शन वर्ल्ड में जो है इंडिया की नंबर सेकंड पर रैंकिंग है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है राइस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो जहाँ पर वेस्ट बंगाल, ठीक है गाइज, वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर राइस की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है। हरियाणा भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल रैंकिंग आती है फर्स्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हो रही है, यहाँ पर इन सभी चार स्टेट्स में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होती है राइस की प्रोडक्शन इंडिया में। कॉटन नीड्स से फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ, यानी कि जो कॉटन होती है उसको फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए कितने डेज़ का, 100 डेज़ का, 150 डेज़ का, या फिर 210 डेज़ का, या 250 डेज़ का। जो कॉटन की जो क्रॉप होती है उसको यहाँ पर फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए, ठीक है, फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, बिना फ्रॉस्ट की जो उसको एक सीज़न चाहिए, यानी कि कितने दिन चाहिए बिना फ्रॉस्ट के। तो यहाँ पर उसको 210 यानी कि 210 डेज चाहिए विदाउट फ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए उसको 210 डेज का, फिर वो यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगी। इसके बाद क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदन हिल्स, ठीक है, कौन सी क्रॉप जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई बाबा बुदन हिल्स में। टी की क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई, कॉफ़ी की गई, राइस की गई, या फिर कॉटन की गई। तो यहाँ पर जो बाबा बुदन हिल्स है यहाँ पर, वहाँ पर कॉफ़ी की जो है वो क्रॉप इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो गाइज इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा, ठीक है, ऑन 8 अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक ऑक्रीडेट, यानी कि 8 अक्टूबर 2005, ठीक है। मतलब यहाँ पर आज से 15 साल पहले जो है अर्थक्वेक कहाँ पर हुआ था, अर्थक्वेक ऑक्रीडेट ले पे हुआ था, श्रीनगर पे हुआ था, मुजफ्फराबाद में भी हुआ था, या फिर यहाँ पर इन्होंने पूछा जम्मू में हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर चार जगहों के नाम बताएं, यहाँ पर कौन सी जगह पे 2005 में हुआ था, ठीक है, 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक कहाँ पर हुआ था। तो गाइज ये जो है अर्थक्वेक मुजफ्फराबाद में हुआ था, ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा सुनामी ऑक्रीड इन इंडियन ओशन इन एयर, यानी कि जो सुनामी होती है, ठीक है, बड़ी तेज़ हवा चलती है, ठीक है, समुद्र में सुनामी आती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो सुनामी होती है वो समुद्र में आती है और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से जो है फास्ट वाटर मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन ओशन में कब आई थी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया 2001 में आई थी, 2004 में आई थी, 2007 में आई थी, 2010 में आई थी। तो गाइज जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में कौन से ईयर में आई थी, 2004 में आई थी, यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा आपका सेकंड 2004, ठीक है, 2004 में सुनामी जो है इंडियन ओशन में आई थी। एक गैस ट्रेगेडी ऑक्रीड इन 1984 एट, जो गैस की ट्रेगेडी कब हुई थी 1984 में, जो है यहाँ पर कौन सी यहाँ पर जगह पे हुई थी, दिल्ली पे हुई थी, जम्मू पे हुई थी, या फिर भोपाल पे हुई थी, या अमृतसर पे। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेगेडी जो हुई थी 1984 में यहाँ पर जो गैस की वो भोपाल में हुई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर फॉल्स इन सिज्मिक जोन, कौन से सिज्मिक जोन पे आता है जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या फिर फोर्थ में। तो गाइज यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो सिज्मिक जोन फोर्थ में आता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, यहाँ पर एक ये जो है आपका सिस्मोग्राफ जैसे, ठीक है, सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजर करने, किस चीज़ के मैग्नीट्यूड को देखने के लिए, मेजर को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि अर्थक्वेक को चेक करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, वेव्स को, ठीक है, लहरों को इस्तेमाल देखने की चेक करने के लिए, मेजर करने की कितनी ज़्यादा लहरें हैं, ठीक है,
उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है जो सिस्मोग्राफ है या फिर वो वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, जो वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, जो लावा निकलता है जहाँ से, वो चेक करने के लिए जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ्स, या फिर टाइड्स, ठीक है, टाइड्स जो होती हैं उनको चेक करने के लिए, उनका जो है उनको मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पर गाइज सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल, सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल जो है अर्थक्वेक को चेक कर किया जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड को चेक किया जाता है, ठीक है, कि मतलब सिस्मोग्राफ इस्तेमाल होता है जो आपका भूचाल होता है जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड चेक किया जाता है, ठीक है, नापा जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद गाइस बात करें अगर, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है डिजास्टर दैट आर कॉज्ड बाय नेचर आर कॉल्ड एज, यानी कि वो डिजास्टर जो कुदरत की वजह से होते हैं, ठीक है, कुदरत से होते हैं, मतलब कुदरती होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इंसान नहीं कुछ भी करते हैं, जो मतलब इंसान की कोई गलती नहीं होती है, जो कुदरती होते हैं वो डिजास्टर, ठीक है, तो वो उनको क्या बोला जाता है, नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है, मिटिगेशन बोला जाता है, मैन मेड डिजास्टर बोला जाता है, फिर या फिर नॉन ऑफ अबव, यानी कि इन सब में से कुछ भी नहीं बोला जाता है। तो गाइस जो नेचुरल होते हैं ना, कुदरती तरीके से जो होते हैं डिजास्टर, उनको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका फर्स्ट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ फॉरेस्ट फायर, यानी कि जो जंगल में आग लगती है उसकी क्या स्पीड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो 50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है जो फॉरेस्ट की जो फायर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, या फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो गाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट फायर जो होती है ना, उसकी स्पीड क्या होती है 15 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 15 किलोमीटर 1 घंटे में यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर है वो यहाँ पर चलती है, ठीक है, इतनी स्पीड होती है, ठीक है, 15 किलोमीटर, ठीक है, आप समझ सकते हैं 15 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 आवर में 15 किलोमीटर जो है यहाँ पर जब फॉरेस्ट में फायर लगती है तो इतनी स्पीड रहती है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद अगर गाइस बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा फॉरेस्ट फायर रिजल्ट इन, जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट प्रोडक्शन, प्रेशर ऑन अवेलेबल लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें फॉरेस्ट जो मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की वजह से अगर नुकसान जो होता है वो जो होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, कि जब जंगल में आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है नुकसान कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मतलब रीज़न रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है, मतलब इस आग लगने का, ठीक है, जंगल में आग लगने का सबसे बड़ा जो है रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल है वो जल जाते हैं। अब जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें प्लांट से मिलती है, अब क्या होगा कि ऑक्सीजन, जंगल जो है पेड़ जल जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा बीच डिस्ट्रिक्ट हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कठुआ है, डोडा है, जम्मू है, सांबा है, ठीक है। तो ऐसे तो नॉर्मली एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम नंबर, मतलब यानी सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तो जहाँ पर आपने सुना भी होगा गाइज, जो डोडा है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा आपका सेकंड, ठीक है, डोडा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा एक केमिकल डिजास्टर आखिरी डेट, जो केमिकल डिजास्टर, ठीक है, जो केमिकल डिजास्टर था वो कहाँ पर हुआ था, भोपाल में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जम्मू में हुआ था, या फिर श्रीनगर में हुआ था। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, भोपाल, ठीक है। आपने मैंने पहले ही ये बताया आपको कि जो गैस थी वहाँ पर गैस जो है वो सबसे बड़ा कारण हुआ था, तो जहाँ पर भोपाल में जो है वो केमिकल डिजास्टर हुआ था। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है स्वेज कैनल वाज ओपनड इन द एयर, जो स्वेज कैनल थी वो कौन से ईयर में ओपन की गई थी, 1849 में ओपन की गई थी, 1859 में ओपन की गई थी, 1869 में ओपन की गई थी, या फिर 1879 में ओपन की गई थी। तो गाइज जो स्वेज कैनल थी वो यहाँ पर 1869 में ओपन की गई थी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, ठीक है, 1869 में। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज, जो सिक्किम जो हमारी यहाँ पर सिक्किम है, इंडिया में स्टेट है, उसकी कैपिटल कहाँ पर है, दिसपुर है, शिलोंग है, गंगटोक है, या फिर कोहिमा है। तो जो सिक्किम की कैपिटल है यहाँ पर वो गंगटोक है, जो थर्ड आंसर करेक्ट रहेगा गंगटोक, ठीक है। तो गंगटोक गाइज जो करेक्ट आंसर रहने वाला है गंगटोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा है इंडिया हैज़ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं, ये गाइज सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, ठीक है।
18 है, 24 है, 28 है या फिर 30 है, ठीक है। यहाँ पर गाइज करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है थर्ड, यानी कि 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो गाइज 28 स्टेट्स इंडिया में आती हैं, ठीक है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज भी हैं। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज रिकॉर्ड एरिया, ठीक है। एरिया के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 5th नंबर पर जो है आता है इंडिया, या फिर 6th नंबर पर आता है, 7th नंबर पर आता है, या फिर 8th नंबर पर आता है। तो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इंडिया में एरिया के हिसाब से 7th नंबर पर इंडिया की रैंकिंग आती है, ठीक है। वो दूसरी बात है कि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से तो 2nd नंबर पर आती है, लेकिन जो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो 7th नंबर पर आती है इंडिया, ठीक है। यहाँ पर लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन, जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर सिचुएट पाया जाता है, मतलब लक्षद्वीप कहाँ पर पाया जाता है। बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में है, इंडियन ओशियन में है, या फिर गोल्फ ऑफ कैम्बे है। तो जो लक्षद्वीप है ना वो अरेबियन सी में है, ठीक है। इंडिया में लक्षद्वीप है लेकिन वो अरेबियन सी में है, ठीक है। विच इज़ द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है। साउथ की तरफ जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, रामेश्वरम है, या फिर बैरन आइसलैंड है। तो गाइज जो इंदिरा पॉइंट है ना वो साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, यानी कि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है विच इज द टोटल लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है लैंड्स फ्रंटेरियंस की इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर 12,200 किलोमीटर है, 13,200 किलोमीटर है, या फिर 14,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा 15,200 किलोमीटर जो है वो टोटल लैंड है फ्रंटियर्स की इंडिया में। वेयर डज स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया पास थ्रू, जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है इंडिया का वो कहाँ से पास होता है, श्रीनगर से, दिल्ली से, मिर्ज़ापुर एंड इलाहाबाद से, या फिर कोलकाता से। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इंडिया का वो पास होता है मिर्ज़ापुर एंड इलाहाबाद से। इंडिया हैज़ ए कॉस्ट लाइन ऑफ, जो इंडिया की कॉस्ट लाइन है वो कितनी है, 6500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर है, 8500 किलोमीटर है, या फिर 9500 किलोमीटर है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहेगा आपका सेकंड 7516 किलोमीटर, ठीक है। जो इंडिया की कॉस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर रहती है, ठीक है। विच इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का वो क्या है, 75 है, 18 एंड 82 एंड हाफ है, 90 है, या फिर 87 एंड हाफ है। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो यहाँ पर 82 एंड हाफ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने पूछा है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, जो कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा किसका प्रोड्यूसर है, टी का है, कॉफ़ी का है, राइस का है, या फिर कॉटन का है। तो गाइज जो इंडिया है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है वो टी का है। अब आपको मैंने ये बता दिया है कि राइस जो है वो सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर टी है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इंडिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इंडिया ही है टी का। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, कौन सी स्टेट जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर है वीट की। तो गाइज सबसे ज़्यादा इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर पंजाब पूछा है इन्होंने, यूपी पूछा है, यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। इन सभी स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इन सभी स्टेट में से, ठीक है। इन्होंने पूछा कि ये 4 स्टेट्स हैं यहाँ पर, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होती है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। विच इज़ नाउन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है। कौन सी यहाँ पर क्रॉप को गोल्डन फाइबर का नाम दिया गया है, कॉटन को दिया गया है, सिल्क, या फिर जूट को, या फिर वूल को। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि जूट जो हमारी है ना, जूट होती है उसको जहाँ पर गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन फाइबर क्या है, जूट। क्रॉप्स ग्रोन इन सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ठीक है। कौन सी क्रॉप, मतलब जो क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप होती है ना, जो ग्रो की जाती है कौन से सीजन में ग्रो की जाती है, जो खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। स्प्रिंग में, समर में, विंटर में, रेनी में। तो जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ना वो यहाँ पर रेनी सीजन में ग्रो की जाती है, जो कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा रेनी सीजन, ठीक है। डी आंसर रहेगा सही। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, गाइज यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर के ऊपर है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि 65% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है पॉपुलेशन इंडिया की, 50% डिपेंड है, या फिर वो 55% है, या फिर 56% है। तो गाइज जो 65% आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आपका ए करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो बताना चाहते हैं कि जो 65% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जहाँ पर पूछा गया है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज, यानी कि जब बड़ी ज़्यादा यहाँ पर स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी कि जंगल काटे जाते हैं, तो क्या होता है, साइल अरीजन होती है, यानी कि साइल का ख़त्म होना, साइल का बहना होता है, या फिर रेनफॉल होती है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि ज़मीन जो है पूरी गर्म हो जाती है, या फिर ड्राट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो गाइज करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन जो है डिक्रीज़ होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन अगर डिक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा कि जो मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ काटना, अगर उसको पेड़ काटना ख़त्म बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा, साइल रीजन नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। जो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेनफॉल होगी, ठीक है, रेनफॉल मतलब जो है बारिश होगी, ठीक है, अगर हम पेड़ काटना कम कर देंगे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज़ करेंगे हम तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर पूछा गया साइल अरीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो साइल का बहना यानी कि साइल का ख़त्म होना वो कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर इनका पूछना है कि जो साइल का जो है बहना वो कैसे ख़त्म किया जाता है, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जानवर जब ज़्यादा चर किसी ज़मीन पे ज़्यादा घास को ख़त्म कर लेते हैं तो ओवर ग्रेजिंग बोला जाता है उसको। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जो हरियाली को ख़त्म करना, एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ पौधे लगाना, और डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ को काटना, ठीक है, पेड़ों को काटना। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है साइल रीजन जो है वो, यहाँ पर साइल रीजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो साइल रीजन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, एफॉरेस्टेशन। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है डिफॉरेस्टेशन जर्नली डिक्रीजेज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी वजह से क्या डिक्रीज होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि ज़मीन जो जब हमारे पेड़ जो है वो कट जाते हैं, ज़्यादा पेड़ काटते हैं हम, तो उसको उसकी वजह से क्या डिक्रीज होता है, रेनफॉल कम होती है, या फिर साइल रीजन होता है, या फिर यहाँ पर उन्होंने पूछा है ड्रॉट होता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या कम होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है। रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारी रेनफॉल है जो बारिश जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज बहुत, जो फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया में है वो कितना है, 9% है ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो जितना भी एरिया है इंडिया में उसका 9% एरिया में जो है फॉरेस्ट है, 19% एरिया में फॉरेस्ट है, या फिर 29 एरिया में फॉरेस्ट है, या फिर 37% एरिया जो है उसमें फॉरेस्ट है। तो गाइज ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिया में फॉरेस्ट का एरिया वो टोटल यहाँ पर 19% है, ठीक है, 19% जो है एरिया जो है फॉरेस्ट के अंदर आता है, जो जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 19% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर वाटर कंजर्वेशन इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने की, उसको कैसे कम किया जाता है, रन ऑफ वाटर, अवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, या फिर ग्राउंड वाटर। तो उसको जो है मतलब कैसे वाटर कंजर्वेशन कर, किस तरह से वाटर को कंजर्वेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारी वाटर की है वो कम हो जाएगी। तो जो रन ऑफ वाटर, जो हमारा पानी बहता है उसको अगर हम बचाएंगे तो हमारी पानी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमें पानी की कमी तभी आती है जब हम पानी जो है बहता रहता है हमारा, ठीक है। अब वेपोरेशन जो है वो तो होगी, प्रेसिपिटेशन भी होगी ऑटोमेटिक, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें जो है रन ऑफ वाटर है उसको यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन अगर पेड़ काटते रहेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो क्या क्या डिक्रीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि अगर डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन सी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, या फिर ड्रॉट जो है वो कम होते हैं, या फिर सॉइल रीजन कम होती है, या फिर रेनफॉल कम होती है। तो गाइज जो हमारे अगर जंगल काटेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे तो सॉइल रीजन भी होगी, सूखा भी पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, लेकिन रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। रेनफॉल मतलब बारिश जो है वो कम हो जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज कोल है, वुड है, पेट्रोलियम है, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी। यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं, ठीक है। यानी कि जो कि हम दोबारा उसको जो है मतलब ऐसे समझ लो आपकी एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल होता है कि वो जो है हम दोबारा भी प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोयला जो है एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसको जो है बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे बनने में, ठीक है। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वुड जो है वो भी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। पेट्रोलियम भी नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन यहाँ पर बायोगैस एंड सोलर एनर्जी एक ऐसी है कि जो दोबारा दोबारा से हमें मिलती रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, ठीक है। यहाँ पर बायोगैस एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड ए नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेमली। यानी कि इंडिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नेशनल अवार्ड बनाया है, ठीक है। एक इनाम बनाया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। उसका नाम क्या है, ठीक है। डॉक्टर A.K. बनर्जी अवार्ड, सुंदरलाल बाहू गुना अवार्ड, खंजरी ट्री मूवमेंट, अमृता देवी वैष्णोई नेशनल अवार्ड, ठीक है। जहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिखाए हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा अमृता देवी वैष्णोई नेशनल अवार्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कोल एंड पेट्रोलियम आर इवॉल्व्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ। यानी कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो निकलते हैं किसकी कंजर्वेशन के बाद, ठीक है। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, डेड बॉडीज ऑफ मैराइन एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है यहाँ पर डेड बॉडीज ऑफ मैराइन एनिमल्स। यानी कि जो मैराइन में समुद्र के नीचे जो है वो डेड बॉडीज जो है वो दब जाती हैं, तो उसके बाद जो है कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ। यानी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, जो जिंदगी होती है, जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल, जितनी भी यहाँ पर जिंदी चीज़ें होती हैं वो एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो लॉस क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, या फिर एफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, साइल रीजन की वजह से होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर इन सभी से हो रहा है। तो गाइज आप सभी जानते हैं जब कोई अगर पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर जानवर भी रहेंगे। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, यानी कि जंगल अगर काटेंगे हम तो वहाँ पर जो जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनको जो है वहाँ पर हैबिटेट नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और पेड़ पौधे तो हम काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो है मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होगा, ठीक है। साइल रीजन जो है वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। साइल रीजन का होता है बह जाना, ठीक है, ज़मीन का बहना। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका लॉस जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, पेड़ काटने की वजह से होता है, ठीक है ना गाइज। इन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कौन सी एक एग्जांपल है जिसमें लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी मूवमेंट है। खजरी ट्री मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट है, या फिर चिपको आंदोलन है, या फिर अरबरा फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिड नंदपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो यहाँ पर है डी, यानी कि अरबरा फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिडनापुर, ठीक है। ये एक ऐसी मतलब एग्जाम्पल है यहाँ पर जिसमें लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर 17 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर पूछा गया तहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। जो तहरी डैम है वो कौन से रिवर में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये तहरी डैम है वो कौन से रिवर में है, यहाँ पर गंगा में है, जमुना में है, या फिर ब्रह्मपुत्रा में है, सतलुज में है। तो तहरी डैम जो है वो डैम जो है गंगा रिवर में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि जो गंगा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, गंगा रिवर में जो है तहरी डैम पाया जाता है। फोडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो फोडर होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया नेमाटोड से किया जाता है, लीव्स ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक से प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इन सभी में से किसी में से नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जो फोडर जो होता है वो इनमें से नहीं प्रोड्यूस किया जाता, ठीक है। जहाँ पर लीव्स ऑफ प्लांट से भी प्रोड्यूस नहीं होता है वो, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक से भी प्रोड्यूस नहीं होता है फोडर, ठीक है। फोडर जो कि यहाँ पर जो एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, फोडर्स बोला जाता है उनको, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है नॉन ऑफ फॉलिंग इंडस्ट्री इज वेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यानी कि कौन सी ऐसी यहाँ पर
इंडस्ट्री जो कि यहाँ पर मतलब किस इन चीज़ों फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए बेस्ड नहीं रहती, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है। लैक इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ऑयल एंड पेट्रोलियम है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो गाइस जो लैक इंडस्ट्री है ना, ये जो है लैक इंडस्ट्री, वो यहाँ पर जो है मतलब वेस्ट रहती है, यानी कि उस पर डिपेंड रहती है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, जो लैक इंडस्ट्री है, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, लैक इंडस्ट्री जो है यहाँ पर वो डिपेंड रहती है, बेस्ड है वो किसके ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, यानी कि फॉरेस्ट से जो कुछ प्रोड्यूस चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस होती हैं जो कि लैक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट रहती है उनकी। कोल इन एडिशन ऑफ कार्बन कंटेन, यानी कि जो कोल में जो कार्बन होता है ना, उसमें क्या और साथ में क्या होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, या फिर यहाँ पर इन्होंने बताया नाइट्रोजन होता है, कोबाल्ट होता है, या फिर पोटाशियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है, कार्बन जो कोल का कार्बन होता है उसके साथ जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस, यानी कि जब पेट्रोलियम को हम जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर ऑफ कॉपर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ आयरन, क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो जो जब हम बर्न करते हैं पेट्रोलियम को तो क्या प्रोड्यूस होता है इन सब में से, तो गाइज जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं पेट्रोलियम को बर्न करने के बाद, ठीक है। जब भी हम पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं। 22 क्वेश्चन की अगर बात करें तो गाइज इन्होंने पूछा है यहाँ पर इन कंडी रीजन ऑफ जम्मू इरिगेशन इज डन थ्रू, यानी कि जो कंडी रीजन है जम्मू का, इरिगेशन यानी कि वहाँ पर सिंचाई की जाती है फसलों में कैसे की जाती है, पॉन्ड्स से की जाती है, या फिर कूल से की जाती है, टैंक से की जाती है, या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इन सभी में से किसी से भी नहीं की जाती है। तो गाइज जो कंडी एरिया है वहाँ पर जो है सिंचाई जो इरिगेशन जो है वो यहाँ पर सी यानी कि टैंक्स से होती है, ठीक है। जो उनकी खेती बाड़ी है जो कंडी का एरिया जम्मू में है वहाँ पर जो है टैंक्स से आपकी इरिगेशन होती है। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया इंदिरा गांधी कैनल हैज़ ब्रोट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरिया ऑफ, यानी कि जो इंदिरा गांधी कैनल है, ठीक है, जो उसकी वजह से ग्रीनरी आई, हरियाली हुई है, कोई कौन से एरिया में, गुजरात एरिया में हुई है, या फिर राजस्थान में हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, या फिर मध्य प्रदेश में हुई है। तो गाइज जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी कैनल की वजह से जो है ग्रीनरी हुई है, हरियाली हुई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, राजस्थान, ठीक है। तो गाइज़ आज इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।